खवातीन को कत्ल करने के बाद उन पर खुदकुशी का इल्ज़ाम लगाना सिर्फ हमारे मुल्क का ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया का मसला है। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में जितनी भी खवातीन खुदकुशी करती हैं उनमें से 40% का ताल्लुक हमारे पड़ोसी मुल्क से होता है। खुदकुशी के इन वाक़यात में कम उम्री की शादी, गुर्बत, घरेलू तशद्दुद और डिप्रेशन भी शामिल होता है। लेकिन बहुत सारे वाक़यात में तशद्दुद के बाद मरने वाली खवातीन पर खुदकुशी का ही इल्ज़ाम आयद किया जाता है। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में पिछले चंद माह के दौरान ऐसे कई वाक़यात सामने आए हैं जिनमें खवातीन पर वहशियाना तशद्दुद किया गया और कुछ वाक़यात में उनके मरने के बाद खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जाती रही। याद रहे कि खुदकुशी और कत्ल की वारदात में बहुत फ़र्क होता है, जिसका अंदाज़ा डॉक्टरी रिपोर्ट में आसानी से लगाया जा सकता है और ये जुर्म किसी सूरत में छुपाया नहीं जा सकता। घरेलू नाचाकी की कई वजूहात होती हैं, जिनमें यह बात भी शामिल होती है कि शादीशुदा खातून को उसकी मर्जी के मुताबिक वालिदैन या दूसरे रिश्तेदारों से मुलाकात ना करने दी जाए, घर से निकलने पर पाबंदी हो या घरेलू कामकाज में कोई गलती हो जाने पर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। तशद्दुद भी ऐसा कि उसकी जान ही चली जाए और इस कत्ल को कत्ल के बजाय किसी हादसे का नाम देने की कोशिश की जाए। कराची में शादी के चंद माह बाद ही एक घर से खातून की लाश मिली जो ग्रिल से लटक रही थी और कहा जा रहा था कि यह खुदकुशी का वाकया है। क्या वाकई खुदकुशी का वाकया था? शादी के बाद जिंदगी में खुशियां देखने के ख्वाब आंखों में सजाकर ससुराल जाने वाली अक्सर खवातीन की जिंदगी अजाब बन जाती है और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि बास खवातीन पुरस्कार मौत का शिकार बन जाती हैं, जिन्हें उनके ससुराल वाले खुदकुशी करार देकर अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह की पुरस्कार मौत का वाकया कराची के इलाके कोरंगी ज़मान टाउन में पेश आया, जहां अफशा नामी खातून की मौत की इत्तला सामने आई। मुतवफ़िया के ससुराल वालों का कहना था कि अफशा ने खिड़की की ग्रिल के जरिए फंदा लगाकर खुदकुशी की है। SHO ज़मान टाउन बाबर हमीद के मुताबिक उन्हें जिना अस्पताल से इत्तला मिली थी कि उनके इलाके से एक खातून की लाश अस्पताल पहुंची है, जिस पर उन्होंने पुलिस ऑफिसर को अस्पताल रवाना किया, जहां मुतवफ़िया के साथ आने वाले उसके लवाहिकीन ने पुलिस को बताया कि खातून ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी की है। रात को हमारे पास एंट्री आई थी कि जिना अस्पताल से कि जी कोई फंदा लगी हुई लाश पहुंची है वहाँ पे जिना अस्पताल पे, जिस पे मेरा ड्यूटी अफसर वहाँ मौके पे पहुंचा। जब मौके पे पहुंचा तो उनके घर वालों ने कहा कि जी हम लाश के बगैर पोस्टमार्टम के और हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते, ये वापस लेके चले गए। इब्तिदाई तौर पर इस वारदात की इत्तला पुलिस तक कैसे पहुंची और खातून की लाश को अस्पताल में लेकर कौन आया था? अफशा के घर वालों का कहना था कि उसके ससुराल वालों ने उन्हें ये बताया कि अफशा की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें ये नहीं बताया गया कि उनकी बेटी ने खुद को फांसी लगा ली है। कहाँ जा रही हो अम्मी? दतार जा रही हूँ, हमारे लिए दुआ करना, मेरी तरफ से भी चादर चढ़ाना। मैंने कहा हाँ सही है। और क्या पका के लेके जा रही हो, क्या पहनोगी तुम? और साइमा मुमानी आए तो उनसे अंसार ने, हमारे दामाद ने बोला कि उनसे बोलना हमारी तरफ से दुआ करें, उनकी दुआ जल्दी कबूल होती है। मैंने कहा अच्छा। ये सारी बातें करने के बाद थोड़ी देर के बाद ये ख़बर आ गई कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई, जल्दी से आ जाओ, मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ उसको। फिर हम भागे, ये इतनी तेज़ी से गाड़ी चला के लेके गया, इनको भी नहीं बताया हमने, जल्दी से हम निकल गए कि उसको देखें क्या हो गया। पुलिस का कहना है कि मुतवफ़िया के घर वाले भी इस वाक़े को खुदकुशी समझकर इस मामले पर कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते थे, लेकिन पुलिस को हालात व वाक़यात मशकूक लगे, जिसके बाद उन्होंने अफशा के घर वालों को मुकदमा दर्ज करने के लिए आमादा किया। हालात वाक़यात देखे, डॉक्टर साहब से मिले, MLO साहब से मिले, उन्होंने हकीकत बताई कि ये जो है फंदा नहीं लगा हुआ, इनको गला दबा के फिर फंदे का ये किया गया है, कत्ल किया गया है। इस पर हमने तफ्तीश अपनी की, मुलज़म को, इसको जो उसका शोहर था इसको भी बिठाया, मालूमात की, इंट्रोगेट किया, तो उसने हकीकत सारी खोल दी। एक जो उसका शोहर है, इस मर्डर के अंदर, ये मर्डर बगैर हमें बताया गया कि मर्डर है, और इस इत्तला के ऊपर हम उसके शोहर को उठा के लेके गए। उसके उठाने के थोड़ी देर बाद उस वक्त, हालांकि उसके दफनाने का टाइम था लड़की के अगले दिन, उसकी लड़की का वालिद और उस लड़के का वालिद अंसार
जो अफशां का शौहर है वो अंसार नाम था, उसको हम उठा के ले आए थे। तो उस अंसार का वालिद और अंसार का ससुर दोनों आ गए थाने में और उन्होंने कहा कि जी हमको FIR रात को हम कह चुके हैं, FIR नहीं कराना चाह रहे, हम बच्ची का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। उनको मैंने कायल किया कि हमें अपने ज़राए से मालूमात चली कि ये फंदा नहीं लगाया, बच्ची ने खुदकुशी नहीं की, ये मर्डर का केस है। बादशाह पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुतवफ़िया के शौहर अंसार को गिरफ्तार किया, जिस दौरान तफ्तीश अपने जुर्म का भी एतराफ़ कर लिया। मुलजिम ने समा क्राइम सीन की टीम से बात करते हुए बताया कि लड़ाई के दौरान उसने अपनी बीवी का गला घोंटकर उसे कत्ल कर दिया था और फिर उसने उसकी लाश को वॉशरूम की ग्रिल से लटका दिया और बाद में शोर मचा दिया कि उसकी बीवी ने खुदकुशी कर ली है। वैसे चल रहे थे तो इसी वजह पे वो जाने की बात हो रही थी, मैं बाद में जाऊंगी या इसके बाद जाऊंगी फिर। अच्छा, इसी वजह से आपस में लड़ाई, दिमाग काम नहीं कर रहा, लड़ाई इतनी बढ़ गई। फिर क्या किया, किस तरीके से मारा? गले पे हाथ रखा, फिर गला दबाया मैंने। फिर जब वो एक्सपायर हो गई तो उसको मैंने वॉशरूम के गेट पे टांग दिया। टांगने के बाद क्या किया? उसको तुमने खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की तुमने? हाँ। अपने घर वालों को ये बताया, क्या किया तुमने? हाँ, मैंने उसको फिर जो ना टांग दिया ताकि खुदकुशी का रंग महसूस हो। उसके बाद फिर मैंने शोर मचा दिया तो सब आ गए। फिर वो केजी से मैंने उसके रस्सी गाड़ के उतारा। ऊपर ही जनरेटर चल रहा था उसी कमरे के सहन में, तो इतना आवाज़ था, लाइट गई हुई थी, तो बस इसको अचानक ऐसे ख्याल आ गया, बस उन्हें गला दबा दिया। एक दफ़ा दबा दिया तो उसका सांस वहीं ख़त्म हो गया था। फिर उसने क्या किया, दुपट्टा लिया और अपना उठा के वो उस साथ ही बाथरूम था, उसमें इसने वो फंदा लगा करने की कोशिश करके, जैसे कि इंसान को वो अपने आप को फांसी लटका दिए थे, वो अलग कर दिया। अब इसने हर चीज़ बता दी हमें कि भाई मैंने ऐसे मर्डर कर दिया। मुतवफ़िया के घर वाले इस वारदात की इत्तला पुलिस तक क्यों नहीं पहुंचाना चाहते थे? उन्हें किस बात का डर था और पुलिस ने उन्हें क्या मशवरा दिया? पुलिस का कहना है कि अंसार और अफशां की शादी को कुछ अरसा ही हुआ था। एक माह बाद ही मियां बीवी के लड़ाई झगड़े मामूल बन गए थे। ज्यादातर लड़ाई इस बात पर होती थी कि अफशां अपने मैके जाने की जिद करती थी, जिस पर लड़ाई रोज बरोज बढ़ती ही जा रही थी। उसके बाद फिर इनकी कुछ आपस में जैसे मियाँ बीवी की होती है, कुन्ना चाकी थी, उस पर मतलब इसको ज़्यादा तैश में आया। फिर इसने अपनी इंट्रोगेशन में ये बताया कि मैंने फिर रात को सोते में उसको गला दबाया, गला दबा के जब उसका सांस निकल गया, उसके बाद वहाँ से एक मतलब कपड़ा टाइप लिया, उसको बांधा और उसको दरवाजे के साथ हैंग कर दिया। वो इस वजह से कि उस कत्ल को ये खुदकुशी का रंग देना चाह रहा है। उसके बाद जो लड़की के वालिद हैं, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने इसकी वालदा को और 2 बहनों को भी नामजद कराया इसी मुकदमे में। मरने वाली खातून के बारे में उसके घर वाले ना तो थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते थे और ना ही इस वाक़े के बारे में किसी को कुछ बताना चाहते थे, मगर पुलिस के कहने पर उन्होंने इस वारदात के बारे में रिपोर्ट दर्ज करवा ही दी। उसके बाद जो कुछ हुआ हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि कराची के एक घर से शादीशुदा खातून की लाश मिली, जिसे खुदकुशी का वाकया करार दिया जा रहा था, मगर बाद में खातून के ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया गया। अफशां के घर वालों का इस सिलसिले में क्या कहना था? क्या वो अपने घर में खुश थी या उसके साथ वहाँ पर अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा था? मुतवफ़िया अफशां की वालदा ने इल्ज़ाम लगाया कि उसके ससुराल वाले घर के सारे काम अफशां से करवाते थे और उसकी सास और नंदे उसे बेजात तंग करती थी। अफशां के घर वालों का ये भी कहना था कि अफशां अपने माँ बाप से मिलने के लिए बेचैन होती थी, लेकिन उसका ससुराल उसे मैके भेजने को तैयार नहीं था। तो 1-1.5 महीने तक ये, शायद 1 महीना या 1.5 महीने तक से ये सही रही। उसके बाद जो है ना कुछ इस पर पाबंदी आयद करना शुरू कर दी कि सुबह जो है ना 6 बजे से जो है ना उठ कर जाना और 10 बजे तक
11 बजे तक ऊपर रहना और सास के कमरे में ही रहना, सोने भी नहीं जाना है। क्यों? वो बोल रहे हैं कि अगर सोना भी आराम भी करना है तो इसी कमरे में करो। अफशां के वालिद मोहम्मद सलीम का कहना था कि जब भी वो अपनी बेटी से बात करते थे वो सिर्फ रोती रहती थी, वजह नहीं बताती थी। जमान टाउन थाने के शोबे तफ्तीश के इंचार्ज के मुताबिक इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई है कि अफशां को कत्ल किया गया है और मजीद तफ्तीश में मुल्जिम ने ये भी बताया है कि उसने अकेले ही अपनी बीवी का कत्ल किया है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम ने इलाका मकीनों और लोगों को जमा करके इस कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसकी ये कोशिश नाकाम बना दी। जब वो लड़की की लाश उतारी गई तो दाग तो था उसका, फिर हमने उसको एमएलओ के पास, लेडी एमएलओ के पास भेजा मेडिकल के लिए। तो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया जो फ्रेश कॉज ऑफ डेथ आई है। पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिटेल तो लेट आती है, लेकिन उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि इसकी हैंग होने से मौत नहीं हुई बल्कि सांस घुटने से मौत हुई। तो अब मज़ीद जो इसका पीएम रिपोर्ट जो आएगी, अभी ये पुलिस कस्टडी रिमांड में, अभी तक तो ये यही बता रहा है कि मैंने ही कत्ल किया, मेरे मतलब। इस वाक़े में ये बात भी सामने आई कि एक आम आदमी पुलिस से इतना घबराता है कि एक बाप अपनी बेटी का खून भी माफ करने को तैयार हो गया। मुतवफ़िया के वालिद मोहम्मद सलीम का कहना था कि वो पुलिस के रवैये और कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचने के लिए अपनी बेटी के कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाना नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि अफशां के हाथ पांव नीले पड़ चुके थे और गले पर भी तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। उनका बहनोई और ससुराल वाले इस वाक़े को छुपाने की कोशिश करते रहे। नाखून उसके बिल्कुल नीले हो रहे थे, होठ नीले हो रहे थे। इंसान ने क्या बताया आपको? अंसार ने ये बोला था कि दूध से ही गोली खा के लेटी थी, तो इसको होश नहीं आया। बेड पे जो है डेथ हो चुकी थी उसकी, उसके हाथ जो है नीले हो रहे थे, नाखून नीले हो रहे थे, होठ नीले हो रहे थे, गले पे उसके निशान था और इनके घर वाले यही कह रहे थे कि फांसी लगाई है, तो जबकि उसने फांसी नहीं लगाई है। हम खुद जानते उसने फांसी नहीं लगाई है, उसके भाई बेटे में, बाप बेटे में, पीछे वो फांसी क्यों लगाएगी। मुल्जिम अंसार का कहना था कि उसकी कोशिश थी कि वो इस वाक़े को छुपा ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका और वो अपनी बीवी की जान भी नहीं लेना चाहता था। उसे बेहद पछतावा है। जान लेने का इरादा नहीं था, बस वो गला वाला दबाया तो एक्सपायर हो गई बस। तो इससे पहले भी तुम तशद्दुद करते रहे उसको? नहीं, वो फर्स्ट टाइम नहीं, बस तू में हुई है बस से पहले। दूसरी जानिब मुतवफ़ी अफशां के घर वाले मुल्जिम को सख्त सजा देने का मुतालबा कर रहे हैं। बहुत ही मामूली बातों पर लड़ाई झगड़े के बाद खवातीन को कत्ल करने के बाद उसे खुदकुशी का रंग देने की कोशिश करने के वाक़यात कराची में तसलसल के साथ पेश आ रहे हैं, मगर उनमें एक भी वाक़या सच्चा साबित ना हुआ, बल्कि हर वाक़या खुदकुशी के बजाय कत्ल की वारदात निकला। कैमरामैन नईम खान के साथ सालिक शाह, समा, कराची। जराइम के बाद पुलिस की कोशिश होती है कि फौरी तौर पर चोरों और डाकुओं को गिरफ्तार करके उनसे छीनी हुई रकम और अशिया बरामद की जाए और उन्हें असल मालकान के हवाले किया जाए। इस तरह अवाम का खौफ भी दूर होता है और किसी हद तक पुलिस का एतमाद भी बरकरार रखा जा सकता है। हाफिजाबाद की पुलिस ने गुज़िश्ता 4 माह के दौरान 4 करोड़ से ज़ायद मालियत की रकूम और अशिया बरामद करने के बाद मालकान के हवाले की हैं, जिसे एक अच्छी मिसाल कहा जा सकता है। हाफिजाबाद में 4 डकैत गिरोह कुछ अरसा से मुतहर्रिक हो गए थे, जो चोरी, डकैती, जानवरों की चोरी और मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में मुलविस थे। इन गिरोहों में टीपू गैंग, असदी गैंग, कैसरी गैंग और सईदी गैंग शामिल हैं। पुलिस ने इन गिरोहों के 44 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। इसमें हमने टीपू डकैत गैंग को गिरफ्तार किया, असदी डकैत गैंग, कैसरी डकैत गैंग, सईद डकैत गैंग। तो ये मेनली पिंडी बटिया के इलाके में, वनीके के इलाके में, सदर के इलाके में, सदर हाफिजाबाद के इलाके में और इसके अलावा अपना ये सिटी के इलाके में वारदात करते थे। कुछ वारदातें इनकी दूसरे ज़िलों की भी हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे साथ जुड़े हुए ज़िले हैं जैसे शेखपुरा है। ये गिरोह डकैती, चोरी, नकबजनी और मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में पिंडी भटिया, वने की तारड़, थाना सदर हाफिजाबाद और सिटी के थानों की पुलिस को मतलूब थे। इन गिरोहों ने पंजाब के दीगर इजला में कई वारदातें की। मैं आपको बताता चलूँ कि ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ हाफिजाबाद पुलिस की हमेशा से कोशिशें जारी हैं और हम उसको कोशिश करते हैं कि जितना इफेक्टिव अंदाज में कार्रवाई कर सकें वो करें।
और हाफिज़ाबाद के शहरियों के जो ख़ुसूसन माल की हिफाजत है उसको हम अपना जो ड्यूटी हमारे ज़िम्मे लगी उसको हम पूरा कर सकें। तो अभी मौजूदा जो रिसेंट हमारी कारकर्दगी थी, हमने 1 महीने की कारकर्दगी तकरीबन आपके ज़रिए अवाम के सामने रखी थी। ये सारे जो गैंग्स है मेनली ये रॉबरी के हैं और मोटरसाइकिल छीनने के हैं और इसके अलावा नकबजनी के भी हैं। तो ये सारा बुनियादी तौर पे ये सारा काम जो है ये एक आपको पता है एक मुस्तकिल चलने वाली चीज़ है। इन मुलजमान की तफ्तीश से मज़ीद मुलजमान का पता चलता है, मज़ीद केसेस ट्रेस होते हैं। जो बकाया मुलजमान गैंग्स के होते हैं उनके लिए पुलिस पीछे लगी रहती है। देखने में आया है कि जिन इलाकों में पुलिस नाजायज़ असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है वहाँ जराइम की शरह भी कम हो जाती है। गिरफ्तार होने वाले डकैत गिरोहों से पुलिस ने नाजायज़ असलहे के साथ 51 लाख से ज़ायद की बरामदगी भी की है। चोरी डकैती की वारदातों में नाजायज असला का इस्तेमाल ही किया जाता है और जराइम को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि पुलिस इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जिनके पास नाजायज असला मौजूद है। हाफिज़ाबाद पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ करते हुए क्लाशिंकोव, राइफल्स और दीगर असला भी बरामद किया है। गैर कानूनी असले के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया था, क्योंकि बुनियादी तौर पे जो वेपन होता है वो हर जुर्म की जड़ होती है। तो उसके हवाले से हमारी काफ़ी इफेक्टिव परफॉर्मेंस रही है। 64 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज हुए, आपके सामने डिस्प्ले हमने किया है। इसमें क्लैशनकोव्स भी हमने पकड़ी हैं, बड़ी राइफल्स भी ढेर सारी पकड़ी हैं, पिस्टल्स में 9mm और 30 बोर हैं, ढेर सारा एमुनेशन भी पकड़ा है। तो ये सारे वो हैं इलीगल वेपन जो वारदातों में इस्तेमाल होता था या हो सकता था। तो ये एक इंसदाद के हवाले से, प्रिवेंशन के हवाले से एक अच्छी कार्रवाई पुलिस की समझी जाती है कि अगर आप इलीगल वेपन के ऊपर कंट्रोल करेंगे तो आपके इलाके में क्राइम ऑटोमेटिकली नीचे आता है। हाल ही में गिरफ्तार 44 जराइम पेशा अफराद से नाजायज असला भी बरामद हुआ है। इसके साथ साथ डकैती, चोरी और राजनी की वारदातों में छीनी गई रकूम, अशिया और जानवर भी बरामद करके 38 मालकान के हवाले किए हैं। 4 डकैत गैंग्स को गिरफ्तार करते हुए 44 गैंग मेंबर्स को अरेस्ट किया, जिसमें हमने तकरीबन 36 केसेस हमारे ट्रेस इसमें हीनियस क्राइम के हुए हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम के, और उसमें से माल मसरूका तकरीबन 51 लाख से ज़्यादा का है, जिसमें कैश भी शामिल है, मोटरसाइकिल भी हैं, कैटल भी है, बाकी ज्वेलरी भी है, इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स भी हैं, सोलर प्लेट्स भी हैं। वो हमने जो 38 मुद्दई थे उनके हवाले किए। तो इस सारी एक्सरसाइज का बुनियादी मकसद तो ये है कि एक तो हम अपनी कारकर्दगी आपके ज़रिए आवाम के सामने हम रखते हैं और ज़ाहिर है हम उनको जवाबदेह भी हैं। बिलाशुबा इस तरह की कार्रवाइयों और बरामदगी से पुलिस का मुस्बत किरदार सामने आता है और अवाम का पुलिस पर एतमाद बढ़ता है। रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, हाफिज़ाबाद। जिन इलाकों में ज्यादा जराइम होते हैं वहाँ नाजायज असलहे का भी कारोबार होता है और मंशियात की खरीद और फरोख्त भी जारी रहती है। जराइम के खात्मे के लिए जरूरी है कि चोरों और डाकुओं की गिरफ्तारी के साथ नाजायज असलहे की तरसील के रास्ते भी बंद किए जाएं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।